जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। इतिहास का जो हम लोग सीरीज देख रहे हैं लोग, पाषाण काल देख लिए हैं लोग और कांस्य युगीन सभ्यता देख लिए हैं लोग। इसके बाद ताम्र पाषाण काल देखे हैं लोग, सॉरी। और इसके बाद देखिएगा तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो इसके बारे में डिटेल देखा जाएगा और ये 12 वीडियो होगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा खत्म किया जाएगा। 4 पार्ट में नहीं पढ़ा जाएगा, चाहे जितना समय लगे, 1-1.5 घंटा लगेगा। तो आराम से एक एक चीज़ करके देखिए और एक एक चीज़ हम आपको क्लियर करा देंगे। इससे बाहर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता, उसी को हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। तो सबसे पहले तो इसका विस्तार देखना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था या हड़प्पा सभ्यता था, वो 3 देशों में फैला था। तो कितने देश में फैला था? 3 देश में। 3 देश कौन? तो एक तो भारत हो जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान हो जाएगा और पाकिस्तान के बाद आपका अफगानिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान। तो ये याद रखिएगा कितने देशों में फैला था, तो 3 देश में। ये आपका भारत का मैप है, यहाँ पे पाकिस्तान पड़ेगा और यहाँ पे अफगानिस्तान पड़ेगा। तो ये तीनों देश में इसका विस्तार हुआ था। अब यहाँ पे देखिएगा कि कोई भी चीज़ देखा जाता है तो उसका डायरेक्शन देखा जाता है, कोई भी सभ्यता का या संस्कृति का, कि वो कहाँ पे फैला हुआ था। तो देखिएगा कि आपका उत्तर में अगर जाइएगा तो उत्तर में आपका हो जाएगा मांदा। और ये जो मांदा जगह है, ये चेनाब नदी के तट पे बसा हुआ था, जम्मू कश्मीर में। तो ये आप याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी सीमा कौन सा था, तो आपका मांदा हो जाएगा, जो कि चेनाब नदी के तट पे बसा हुआ था, जम्मू कश्मीर में। उत्तर से अगर दक्षिण आया जाए तो सबसे दक्षिणी सीमा कौन सा हो जाएगा, तो दाइमाबाद हो जाएगा। और दाइमाबाद कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य है। तो ये महाराष्ट्र में था। तो उत्तरी सीमा आपका मांदा, जो जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के, और दक्षिणी सीमा देखिएगा तो आपका दाइमाबाद हो जाएगा। और ये किस नदी के तट पे था, तो प्रवरा नदी आपका ऑप्शन में देगा। अगर ऑप्शन में प्रवरा नहीं देगा तो गोदावरी देगा, क्योंकि ये गोदावरी का ही सहायक नदी है। तो इसीलिए कभी कभी प्रवरा नदी नहीं देता है, आपका गोदावरी नदी दे देता है, लेकिन ज़्यादा चांस होगा कि प्रवरा नदी ही होगा। तो दक्षिणी इसका सीमा था तो दाइमाबाद था, जो महाराष्ट्र में पड़ेगा और प्रवरा नदी के तट पे बसा हुआ था। उसी प्रकार अगर देखा जाए कि इसका पूर्वी सीमा कौन था, तो पूर्वी सीमा आपका आलमगीरपुर हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश में ये था और हिडन नदी के तट पे बसा था। अब एक चीज समझिए कि हिडन नदी के तट पे ही सारे सभ्यता या कोई संस्कृति क्यों बसता है। किसी हिडन नदी नहीं, किसी न किसी नदी के तट पे ही बसता है। नदी पे तट पे बसने का कारण इसका बहुत सारा है। पहला कारण है कि कोई भी समाज हो या मनुष्य हो, बिना पानी के जीवित नहीं रह सकता है, तो उसको आसानी से पानी उपलब्ध हो जाता है। साथ में देखिए कि नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है वो फर्टाइल होता है, ज़्यादा उपजाऊ होता है और जगह के तुलना में, तो वहाँ से आसानी से कृषि भी किया जा सकता है। उसके बाद देखिए कि उसके आसपास का जितना भूमि होगा वो पेड़ पौधे से भरा होगा, तो आसानी से आपका कोई भी सब्जी हो गया या कुछ भी हो गया वहाँ से हो सकता है। उसके बाद आसपास जब सब कुछ भरा रहेगा तो जानवर भी रहेगा लोग, तो जानवर को मार के खाने के लिए भी वो एक उपयुक्त जगह होता है। तो वहाँ से मांस का भी वहाँ पे जुगाड़ हो जाता है। तो इसी कारण कोई भी सभ्यता या कोई भी देखिए संस्कृति किसी न किसी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। तो ये तो आपका पूर्वी क्षेत्र हो गया। और पूरब देख लिया लोग, तो पश्चिमी देखिएगा कि आपका सुतका गेडोर, ये आपका दास्य नदी या द्रास नदी, ये आपका पाकिस्तान में पड़ेगा। तो इस प्रकार अगर देखा जाए कि ये अगर मिलाया जाए इसके इससे और इसको इससे, तो ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, तो आपको त्रिभुज के जैसा दिखाई दे रहा होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हड़प्पा सभ्यता था वो किस आकार में था, तो त्रिभुजा आकार में था। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो ये अब देखिएगा कि इस प्रकार ये एक त्रिभुज का आकार ले रहा है, तो ये त्रिभुजा आकार में था, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा थोड़ा सा कि इसका विस्तार का बात किया जाए कि इसका विस्तार कितना है, तो वर्तमान जो पाकिस्तान है लगभग उतना इसका विस्तार था। लगभग देखिए तो 1299 लाख वर्ग किलोमीटर हेक्टेयर था, और लगभग में बात किया जाए तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ था। और इसका लंबाई देखिएगा तो लंबाई आपका पूर्व से पश्चिम की तरफ, यानी कि इधर से इधर की तरफ देखिएगा, इसका लंबाई
तो कितना था, तो 1600 किलोमीटर का इसका लंबाई था। और इसका चौड़ाई देखिएगा उत्तर से दक्षिण के तरफ या दक्षिण से उत्तर के तरफ, तो इसका चौड़ाई 1400 किलोमीटर था। तो ये भी आप याद रखिएगा। वहीं पे अगर देखा जाए इसका आकार हम लोग देखिए ले लोग कि आकार कैसा था, तो त्रिभुज आकार था। एक बार क्विक रिवीजन किया जाए उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि सिंधु घाटी जो सभ्यता था ये 3 देशों में फैला था, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला हुआ है अभी जितना उसका साक्ष्य मिला है। तो ये आपका हो गया। अगर इसका छोर देखा जाए तो उत्तरी छोर मादा पड़ेगा जो चेनाब नदी के तट पे था जम्मू कश्मीर में, और दक्षिणी छोर देखिएगा दायमाबाद जो महाराष्ट्र में है, और ये देखिएगा प्रवरा नदी या ये गोदावरी नदी के तट पे बसा हुआ था। वहीं पे देखिएगा कि पूर्वी जो इसका भाग है पूर्वोत्तर छोर, तो ये आपका आलमगीरपुर हो जाएगा। आलमगीरपुर कहाँ पे है, तो आपका यूपी में पड़ेगा, और ये हिड्डा नदी के तट पे था। हिड्डा नदी अब विलुप्त हो चुका है, अब इसका साक्ष्य नहीं है। उसके बाद देखिएगा सूतका गिडोर, ये आपका पश्चिमी छोर हो जाएगा जो दास या द्रास नदी के तट पे था, ये पाकिस्तान में पड़ेगा। अगर हम लोग इसका देखा जाए कि ये किस आकार में था, जैसे कि भारत का आकार पूछता है तो भारत चौहदी है और चतुर्भुज है, और ये देखिएगा कि ये त्रिभुजा आकार में था। इसका अगर विस्तार देखा जाए तो पूरब से पश्चिम देखिएगा तो 1600 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण देखिएगा तो 1400 किलोमीटर इसका विस्तार है। वहीं पर अगर बात किया जाए कि ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग में इसका विस्तार था और त्रिभुजा आकार में था। तो ये इतना तो समझ लिए लोग, एक एक छोटा छोटा पॉइंट करके पढ़ाएंगे ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए। एक बार सभी जगह अगर हम बता देंगे तो आप कंफ्यूजन में आ जाइएगा, उतना याद नहीं होगा। तो ये पहले 4 गो याद हो जाएगा जगह, उसके बाद राजस्थान में कौन सा जगह पड़ेगा, वहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिला है, तो ये सब पढ़ा जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा कि इसको 5 भागों में बांट दिए हैं ताकि आसानी से आपको एक एक चीज़ समझाया जा सके और आप समझ सकें। सबसे पहले देखिएगा कि इसका खोज, यानी कि इस सभ्यता का खोज कैसे हुआ और खोज किसने किया, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो ये सब बहुत इजी है, 1-2 बार पढ़िएगा आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिएगा कि सबसे पहले चार्ल्स मैसेल, ये एक पुरातात्विक वैज्ञानिक थे और ये हर जगह घूमते थे और घूम घूम के वहाँ के पुरातत्व के बारे में सर्वेक्षण करते थे, और उसके बाद ये साथ में लेखक भी थे। तो जब ये पहुँचते हैं 1826 में, और हड़प्पा का जो स्थल है आसपास का, जिससे कि पंजाब का क्षेत्र हो गया, पाकिस्तान और इंडिया दोनों में पंजाब पड़ता है, तो उसके आसपास में जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे इनको एक टीला के जैसा दिखाई देता है जो ज़मीन से उठा हुआ था, लेकिन उसके बारे में अच्छी तरीक़े से जानकारी नहीं मिलता है। लेकिन एक ये किताब लिखते हैं जिसका नाम है नैरेटिव ऑफ जर्नी, और ये 1943 में ये प्रकाशित होता है। और ये नैरेटिव ऑफ जर्नी बुक में इसके बारे में ये उल्लेख करते हैं। तो सबसे पहले का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, नैरेटिव ऑफ जर्नी जो बुक है उसमें मिलता है, और ये किताब किनका है, तो चार्ल्स मैसेल का। तो ये आप याद रखिएगा कि चार्ल्स मैसेल के द्वारा सबसे पहले बताया गया था बुक के माध्यम से नैरेटिव ऑफ जर्नी में। इसके बाद देखिएगा कि रॉबर्ट बंधु, ये दोनों इंजीनियर थे, और रेल का जो उस समय देखिए कि विस्तार बहुत ज़्यादा हो रहा था पटरी का, ताकि व्यापार अच्छी तरीक़े से किया जा सके अंग्रेजों के द्वारा। तो उसी क्रम में जब ये पंजाब के क्षेत्र से गुजर रहा था रेलवे ट्रैक, तो ईंट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ता था उस समय। तो उन ईंट के जुगाड़ के लिए जो ये टीला था हड़प्पा सभ्यता, तो वहाँ से ईंट निकालना स्टार्ट किया गया, और उसके बाद रेल के जो पटरी है उसके नीचे बिछाया गया। तो उस क्रम में ये पता चला कि यहाँ पे कोई कुछ ना कुछ है उसके बारे में, लेकिन उस समय सरकार उतना जागृत नहीं हुआ, उतना वहाँ पे रिसर्च नहीं करवाया, तो ये बात दब गया। लेकिन देखिए कि चार्ल्स मैसेल के बाद रॉबर्ट बंधु के द्वारा ये उल्लेख किया गया था रेल पटरी बिछाने के क्रम में। इसके बाद देखिए कि अलेक्जेंडर कनिंघम, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पितामह भी बोले जाते हैं, इनके द्वारा भी उल्लेख किया गया है 1956 ईस्वी में। इसके बाद इन्हीं के उल्लेख के बाद जॉन मार्शल को सरकार नियुक्त करता है, और सरकार नियुक्त करके ये 1956 नहीं होगा, 1856 हो जाएगा। तो 1856 में उल्लेख किया गया, और देखिए कि सरकार के द्वारा जॉन मार्शल को नियुक्त किया जाता है, पुरातात्विक सर्वेक्षण के ये इंजीनियर थे,
और इन्हीं के द्वारा देखिएगा कि दयाराम साहनी को इस कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है। और दयाराम साहनी सबसे पहली बार 1921 में हड़प्पा जो स्थल है उसके खोज किए। खोज यानी करने का मतलब क्या है कि उसको जो ऊपर से मिट्टी जमा हुआ था सभी हटाए, और उसके बाद वहां से विस्तार से पता हुआ कि यहाँ पे कभी ना कभी कोई संस्कृति या सभ्यता था। और 1 साल के बाद देखिएगा कि दयाराम साहनी के साथ साथ राखल दास को भी रखा गया। तो जो 2 जगह का खुदाई हुआ, 1921 में हड़प्पा की खुदाई होता है और 1922 में देखिएगा कि राखल दास के द्वारा मोहनजोदारो की खुदाई होता है। तो हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन हुए? तो दयाराम साहनी हुए 1921। और राखल दास के खोजकर्ता कौन हुए? सॉरी, मोहनजोदारो के खोजकर्ता कौन हुए? तो राखल दास हुए 1922 में। तो सबसे पहला स्थल कौन सा खोजा गया? तो हड़प्पा खोजा गया। और किसके द्वारा खोजा गया? तो दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया। तो ये आप याद रखेगा 1921 में। तो देखिएगा कि सबसे पहले उल्लेख कौन करता है? तो चार्ल्स मैसेल, यानी कि मैसेज पहुंचाता है। नैरेटिव ऑफ जर्नी, ये बुक के द्वारा ये मैसेज किसको पहुंचाता है? तो रॉबर्ट बंधु को पहुंचाता है। और रॉबर्ट बंधु देखिए कि रेलवे पटरी के बिछाने के क्रम में इन लोगों को मिलता है, और ये अलेक्जेंडर कनिंघम के पास ये मैसेज पहुंचता है। अलेक्जेंडर कनिंघम भी इसके बारे में उतना अच्छे तरीका से उल्लेख नहीं करता है, लेकिन देखिए कि सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है जॉन मार्शल को। और जॉन मार्शल 2 व्यक्तियों को रखता है, एक राखलदास बनर्जी, सॉरी दयाराम साहनी, और एक राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी हड़प्पा जो स्थल है उसके खुदाई करते हैं 1921 में, और राखलदास बनर्जी मोहनजोदारो की खुदाई करते हैं 1922 में। देखिए कि हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों भारत के बाहर है, पाकिस्तान में है। तो ये आपको याद रखना है कि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया 1921 में, और 1 साल के बाद राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदारो की खुदाई किया गया। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा कि ये काल, यानी कि ये जो सभ्यता था, ये किस समय का ये सभ्यता का बात किया जाता है, और ये किस समय का सभ्यता हो सकता है। तो देखिए कि आपका सभी का अलग अलग अपना मत है। जॉन मार्शल के द्वारा बताया गया कि 3250 ईसा पूर्व से लेके 2750 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता रहा। तो देखिएगा कि यहाँ पे 250 और यहाँ 250, यानी कि 500 सालों तक ये सभ्यता यहाँ पे रहता है। और कहाँ पे रहता है? तो ये जो क्षेत्र है सिंधु नदी के किनारे, और उसका जो ब्रांच है, यानी ब्रांच नदी, यानी कि जो उसका सहायक नदी है उसके किनारे ये बसता है। तो ये जॉन मार्शल के द्वारा 3250 बीसी से लेकर 2750 बीसी के बीच में रहा। वहीं पे देखिए कि डीपी अग्रवाल, ये भारत के पुरातत्व के सर्वेक्षण करता हुए ये बताते हैं कि 2330 बीसी से लेके 1750 बीसी तक रहा। तो ये आप याद रखिएगा कि ये आपका 2300 बीसी से लेके 1750 बीसी तक बताते हैं, यानी ईसा पूर्व। इसके बाद देखिए सबसे ज्यादा जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है और जो सबसे सटीक बताता है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या होता है कि किसी भी, देखिए हर जो तत्व है उसमें कार्बन का मात्रा रहता है, और उसी के कार्बन की मात्रा के आधार पे उसका डेट बताया जाता है काल, कि वो वस्तु किस समय का था। तो ये C14 जो है कार्बन डेटिंग के तरीका, ये वैज्ञानिक तरीका है। तो वैज्ञानिक आधार पे ही करेक्ट माना जाता है। तो इसके आधार पे देखिए कि 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता बसा हुआ था, और इसके बाद ये विलुप्त हो जाता है। तो ये तीनों याद रखना है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये हो जाएगा। इसमें देखिएगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जॉन मार्शल और उसके बाद चार्ल्स मैसन, ये हो जाएगा। तो इसके बाद देखिएगा कि अब हम लोग उद्भव या इसका उत्पत्ति देखेंगे कि कोई भी सभ्यता आखिर उसका उद्भव कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुआ, कहाँ से व्यक्ति वो वहाँ से चल के आया था लोग, और कौन था लोग। तो यहाँ पे 2 मत आपको देखने को मिलता है। एक आपका विदेशी मत देखने को मिलता है, यानी कि विदेशी मत में ये माना जाता है कि जो सुमेर का सभ्यता था, सुमेरियन सभ्यता, वहीं से ही कुछ व्यक्ति आता है लोग, कुछ उसमें का लड़ाई झगड़ा हुआ होगा या कोई भी कारण हुआ होगा, और वहां से चल के यहाँ पहुंचता है लोग, और यहाँ पे एक सभ्यता बसाता है लोग। तो इसमें देखिए कि सुमेर सभ्यता यानी विदेशी मत में आपका जॉन मार्शल, डीपी कौशाम्बी और व्हीलर और जॉन चाइल्ड, ये 4 वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा। जॉन मार्शल,
भारतीय थे डीवी कोसाम्बी, उसके बाद जॉन चाइल्ड और व्हीलर के द्वारा ये बताया गया कि ये जो सुमेर की सभ्यता था वहां से ये चल के आया था लोग। उसके बाद देखिए कि स्थानीय मत में जो इन लोगों का मत था कि ये आर्यन था लोग, यानी कि आर्य था लोग। आर्य कहाँ था लोग? तो ईरान का जो क्षेत्र है वहां पे आर्य था लोग, और वहीं से चल के आता है लोग, और आर्यन यहाँ पे एक सभ्यता का विकास करता है लोग। और देसी मत में देखिए कि टी.एन. रामचंद्र, उसके बाद कुशालकर, उसके बाद लक्ष्मण स्वरूप। तो आर्यन था लोग इन लोगों के मत के अनुसार। तो ये देखिए कि टी.एन. रामचंद्र, कुशालकर और लक्ष्मण स्वरूप, तो ये तीनों को याद रखना है। तो दो एक विदेशी मत है, एक स्थानीय मत है। विदेशी मत मतलब सुमेरियन सभ्यता से कुछ व्यक्ति आके यहाँ पे बसता है लोग, और देसी मत मतलब कि आर्यन ही था लोग और वहीं पे जाके वो बसता है लोग। इसके बाद देखिए कि इन लोगों का विशेषता क्या था। तो देखिए कि ये नगरीय सभ्यता था। नगरीय यानी कि शहरी सभ्यता था। ये शहर में व्यापार करता था लोग, शहर में बसा हुआ सभ्यता था। उसके बाद ये शांति प्रिय सभ्यता था। यहाँ पे देखिए कि युद्ध का साक्ष्य नहीं मिला है। तो युद्ध का साक्ष्य नहीं मिला है, इसीलिए इसे बोला जाता है कि ये शांति प्रिय सभ्यता था। कोई भी युद्ध का वहाँ पे साक्ष्य नहीं मिला है। इसके बाद देखिए कि ये कांस्य युगीन सभ्यता था। तो देखिए कि पाषाण काल के बाद कांसा का खोज होता है, और यहाँ पे देखिएगा कि कांस का बहुत ज्यादा उपयोग मिलता है। कांसा कैसे बनता है? तो टीन और तांबा को मिला के बनाया जाता है। और यहाँ से देखिएगा कि जैसे अगर सिर्फ तांबा का उपयोग किया जाए तो वो उतनी कठोर धातु नहीं बन पाता है, लेकिन उसमें टीन मिला दिया जाए तो वो बहुत अच्छा धातु बन जाता है, कठोर। और देखिए कि कांसा का यहाँ से बहुत सारा चीज मिला है। यहाँ तक कि देखिए कि एक डांसिंग नर्तक मिली है, वो भी कांसा का ही है। त्रिभंगा स्वरूप में कुछ मिला है। मेटल का जितना सामान मिला है सब लगभग कांसा का मिला है। तो इसीलिए कांसा का उपयोग होने के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता नाम दिया गया, और इसे कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है। इसके बाद देखिए कि ये आदि ऐतिहासिक सभ्यता था। आदि ऐतिहासिक, जब हम आपको इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे उसमें हम आपको समझाए थे कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका आदि ऐतिहासिक हो जाएगा, एक ऐतिहासिक हो जाएगा, और एक देखिएगा कि आपका, तो आदि ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है कि आदि ऐतिहासिक का मतलब कि यहाँ पे लिखित सभ्यता मिला है लेकिन उसके पढ़ा नहीं गया है, तो उसे आदि ऐतिहासिक बोला जाता है। और ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है कि जिसका लिखित मिला हो और उसे पढ़ा भी गया हो। जैसे कि आपका इसके बाद वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो वो सभ्यता हो जाएगा। तो आदि ऐतिहासिक सभ्यता का मतलब क्या होगा कि लिखित साक्ष्य तो मिला है, उसे पढ़ा नहीं गया है। तो ये आप याद रखेगा। इसके बाद ये व्यापारिक सभ्यता था। व्यापारिक सभ्यता यानी कि व्यापार करने का साक्ष्य मिला है। ये अपने देश में भी स्थानीय स्तर पर व्यापार तो करता ही लोग था, लोग विदेश में भी व्यापार करता था लोग। इसके समकालीन सभ्यता जो है मेसोपोटामिया के सभ्यता, चीन के सभ्यता, सुमेरियन का सभ्यता, तो वहां से व्यापार का साक्ष्य मिला है, वहां का सिक्का मिला है, और यहाँ का जो मुद्रा था वहां पे भी मिला है। तो इस प्रकार ये पता चल जाता है यहाँ का जो वस्तु वहां पे मिला है चीन के सभ्यता में, मेसोपोटामिया के सभ्यता में। तो यानी कि ये स्थानीय व्यापार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी व्यापार करता था लोग, इसीलिए ये व्यापारिक सभ्यता में इसे रखा गया है। ये गणतंत्रात्मक सभ्यता था। गणतंत्रात्मक सभ्यता का मतलब क्या होता है कि आम व्यक्तियों के द्वारा अपने जो राजा होते हैं उनको चुना जाता है। देखिए 2 चीज होता है, एक राजतंत्र होता है, राजतंत्र, और एक होता है गणतंत्र। गणतंत्र को ही लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। राजतंत्र में क्या होता है कि राजा का जो बेटा होगा वही फिर से राजा बनेगा। गणतंत्र में क्या होता है कि जैसे कि प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री के बेटा तो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, कोई भी व्यक्ति बन सकता है जो उसमें उतना टैलेंट होगा। तो इसे बोला जाता है गणतंत्र या लोकतंत्र बोला जाता है, यानी कि लोगों के द्वारा चुना जाता है। इसे राजतंत्र बोला जाता है, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो ये गणतंत्रात्मक सत्ता यहाँ पे मिलता है, यानी कि लोगों के द्वारा वहाँ के स्थानीय नेता को चुना जाता होगा। इसके बाद देखिए कि मातृत्व समाज मिलता है। मातृसत्तात्मक समाज यानी कि किसी स्त्री के हाथ में उस समाज का सत्ता हुआ करता था, तो ये वहाँ पे मिला है। तो ये तो हम लोग देख लिए लोग इसका विशेषता। अब इसके बाद देखिएगा कि नामकरण। इसका नामकरण हड़प्पा क्यों पड़ा, इसका क्या कारण है?
तो देखिए कि यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं तो लोग कि सबसे पहली बार जो खोजा गया वो कौन सा जगह था, तो हड़प्पा ही था। तो सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया, इसीलिए हड़प्पा नाम इसका दे दिया गया। तो इसका पहला कारण है हड़प्पा सभ्यता इसका नाम रखने का, कि इसका खोज किया गया हड़प्पा का पहली बार, इसीलिए पहला खोजा गया स्थल है, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा पड़ा। उसके बाद अगर सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा, तो देखिए कि लगभग जितने बड़े शहर हुए हड़प्पा सभ्यता का, वो सभी सिंधु घाटी जो सिंधु नदी है उसके किनारे या उसके जो सहायक नदी है उसके किनारे सभी शहर बसे हुए मिले हैं, जितने महत्वपूर्ण शहर हैं, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम से जाने जाने का प्रमुख कारण क्या है कि एक तरफ इधर सिंधु नदी हो जाएगा और एक तरफ देखिए कि यहाँ से सरस्वती नदी गुजरता था, और जितना स्थल है लगभग ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं दो नदियों के बीच में स्थल मिला है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो ये तो आपका नामकरण हो गया। इससे कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में भी रखा जाता है। तो कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में क्यों रखा जाता है, क्योंकि कांसा का उपयोग सबसे अच्छी तरीका से इसी सभ्यता में देखने को मिलता है। कांसा का मूर्ति, कांसा का मुद्रा, कांसा का बहुत चीज मिला है, कांसा का तार भी मिला है। तो ये देखिएगा कि कांसा का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा होने के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। तो ये तो आप नामकरण देख लिए, विशेषता इसका देख लिए, उद्भव देख लिए, काल देख लिए, खोज देख लिए। इसे नोट डाउन करके अगर लिखिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। अभी इसमें और चीज़ है, तो इसको मिटा के और उसके बाद वो पढ़ाते हैं, क्योंकि इसी में ख़त्म कर देना है। इस प्रकार पढ़ेंगे लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राचीन काल 15 से 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अगर इसी को 4 भाग में बनाएंगे तो 4 दिन पढ़ाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आपका एक एक टॉपिक, चाहे एक दिन में 2 ही वीडियो है, लेकिन एक टॉपिक ख़त्म हो जाए। तो चलिए आगे देखा जाए, और देखिए कि इसमें हम लोग देखेंगे लोग प्रमुख स्थल देखा जाएगा। देखिए कि हम पढ़ा दिए थे कुछ हद तक, और इसीलिए यहाँ पे आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा होगा। माइक चालू नहीं किए थे तो फिर से अभी पढ़ा रहे हैं। तो देखिएगा कि प्रमुख स्थल में एक बार इस मैप को देख लीजिए, उसके बाद इस पे देखा जाएगा। देखिए कि आपका हड़प्पा यहाँ पे है, मोहनजोदारो यहाँ पे है और चंदुदारो यहाँ पे है। और ये देखिए कि आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख का क्षेत्र है, ये पंजाब है, ये आपका कौन सा है मैप, इसीलिए बार बार हम आपको पढ़ाते हैं ताकि मैप पे समझना बहुत आसान हो जाता है। ये राजस्थान हो जाएगा, ये आपका गुजरात है, ये आपका महाराष्ट्र है। बाकी राज्यों के जो स्थल है उसके बारे में नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ पाइएगा, जहाँ से क्वेश्चन आता है वो मेन चीज़ हम लोग देखेंगे लोग। तो हड़प्पा, मोहनजोदारो और चंदुदारो ये तीनों कहाँ पे हैं, तो ये तीनों आपका पाकिस्तान में है। हम लोग चौहद्दी देख लिए हैं लोग, इसीलिए उसका नाम यहाँ पे नहीं लिखे हैं। आपका यहाँ पे देखिएगा कि कौन सा था, तो मांदा था चेनाब नदी के तट पे। और देखिए कि यहाँ पे आपका आलमगीरपुर था पूर्वी, सबसे पूरब में, ये आपका यूपी में था हिड्डन नदी के तट पे। यहाँ पे महाराष्ट्र में देखिए दाइमाबाद था सबसे दक्षिणी भाग, ये आपका प्रवरा नदी और यह गोदावरी नदी का ही सहायक नदी प्रवरा नदी था। और यहाँ पे देखिए कि दास नदी के तट पे सुतका गेडोर था, तो ये भी पाकिस्तान में था, तो ये हम लोग का चौहद्दी था। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो पंजाब है, तो पंजाब में 2 स्थल हम लोग को पढ़ना है, एक रोपड़ और एक संघोल पढ़ना है। तो रोपड़ के बारे में डिटेल में पढ़ना है, तो याद रखिए पंजाब में कौन कौन है, तो रोपड़ है और इसके बाद संघोल है, इसके नीचे हरियाणा है, ये हरियाणा है। तो हरियाणा में बनावली और राखीगढ़ी के बारे में पढ़ना है। तो हरियाणा में कौन कौन है, तो बनावली है और राखीगढ़ी है। इसके बाद देखिएगा कि कालीबंगा, ये आपका कहाँ पड़ेगा, तो ये आपका राजस्थान में है कालीबंगा। और ये गुजरात में देखिएगा कि धौलीवीरा के बारे में पढ़ना है, सुटकोरदा और देसलपुर और लोथल और रंगपुर, ये सभी शहर आपको याद रखना है। तो एक एक करके देखा जाए सभी के बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे लोग हड़प्पा के बारे में ही। हड़प्पा के बारे में अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं लोग, कि हड़प्पा पहला खोजा गया शहर था, इसीलिए इसे इसका नाम हड़प्पा सभ्यता दिया गया। अब ये यहाँ पे देखिएगा कि हड़प्पा कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है, मुंट गोमती जिला है, तो इस जिला में ये है और रावी नदी के तट पे है। तो ये याद रखिएगा हड़प्पा किस नदी के तट पे है, तो रावी नदी के तट पे है। इसके खोजकर्ता कौन है, दयाराम साहनी है। और हम लोग पढ़े हैं लोग कि जॉन मार्शल के द्वारा नियुक्त किया गया था। जॉन मार्शल एक पूरा तात्विक वैज्ञानिक थे और उन्हीं के द्वारा दयाराम साहनी का नियुक्ति किया गया था। उसके बाद राखलदास बनर्जी को भी नियुक्त किया गया था। तो दयाराम साहनी के द्वारा
खोजा गया कौन सा स्थल है, तो हड़प्पा है। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा के खोजकर्ता कौन है, तो दयाराम साहनी है। और कब खोजा गया, तो 1921 में खोजा गया, तो ये याद रखेगा। इसके बाद देखिए कि यहाँ से मिला क्या है, तो देखिए कि सौदा पेटी मिला है। सौदा पेटी क्या होता है, जिसमें 100 रखा जाता है जब आदमी मृत हो जाता है, तो आप देखे होंगे कि इस प्रकार का रहता है और उसी में यहाँ पे 100 को रखा जाता है। तो ये याद रखिएगा कि सौदा कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से मिला है। कब्रिस्तान मिला है और उस कब्रिस्तान में R37 टाइप का लिखा हुआ था, R37। तो इसका मतलब तो अभी तक हम लोग नहीं पढ़े हैं लोग, इसीलिए तो हड़प्पा को आधे ऐतिहासिक काल में रखा गया है। लेकिन इसका लिपि था, अब इसका मतलब क्या होता है पता नहीं, लेकिन उस पर R37 टाइप का लिखा हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि R37 कब्रिस्तान किस सभ्यता से मिला है, तो हड़प्पा सभ्यता से। किस स्थल से मिला है, तो हड़प्पा से मिला है, ये आप याद रखेगा। इसके बाद अन्नागार मिला है, अन्ना भंडार कहिए या अन्नागार कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। जैसे कि अभी एक चीज़ आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता आपका शहरी सभ्यता था, यानी व्यापारिक सभ्यता था, तो यहाँ पे व्यापार होता था। तो देखिए कि अन्न सड़ने के लिए कोल्ड स्टोर में रखा जाता है, उसी प्रकार उस समय भी अन्न भंडार बनाया जाता था ताकि जो व्यापारी हैं उसमें रख सकें। तो अन्न भंडार कहाँ पे मिला है, आपका हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है। इसके बाद श्रमिक आवास, तो जहाँ पे काम होगा जिस शहर में, तो वहाँ पे श्रमिक आएंगे लोग हर जगह से, तो उसके लिए श्रमिक आवास भी बनाया गया था। और ये कहाँ पे मिला है, तो ये आपका हड़प्पा मिला है। एक एक चीज़ आप लिंक करते जाइएगा, आसानी से याद हो जाएगा। अन्नागार जहाँ पे होगा वहाँ पे श्रमिक आवास होगा, जब काम करने के लिए कोई आएगा तो वहाँ पे रुकेगा। इसके बाद देखिएगा कि उर्वरता यानी कि फर्टिलाइजर जो भूमि होता है उसे बोला जाता है, जहाँ पे अच्छा तरीक़े से खेती किया जा सके। तो यहाँ पे उर्वरता की देवी की मूर्ति मिला है। एक ऐसा मूर्ति मिला था जो स्त्री के गर्भ से पौधा निकला हुआ है, तो उससे अनुमान लगाया गया कि यहाँ उर्वरता की ये देवी है। तो ये याद रखिए कि उर्वरता की देवी कहाँ पे मिला है, तो हड़प्पा स्थल से मिला है। इसके बाद देखिए कि स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह आप जानते ही हैं कि ऐसे बना होता है, हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग है। तो ये स्वास्तिक चिन्ह मिला है और दरवाजा पे लगाया जाता होगा या कहीं भी, अभी इसका तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में उपयोग होता है। तो ये स्वास्तिक जो है हड़प्पा से ही चलते आ रहा है, जो ये है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद चक्र भी मिला है, तांबा का या मिट्टी का, तो ये भी याद रखिएगा कि चक्र और स्वास्तिक कहाँ से मिला है, तो आपका हड़प्पा से मिला है। इसके बाद देखेंगे हम लोग मोहनजोदारो के बारे में। मोहनजोदारो आप देखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन दे दे हड़प्पा, मोहनजोदारो, चन्हूदारो, उसके बाद दास से सुतका गेडोर दे दे और उत्तर से दक्षिण में सजाने के लिए दे या दक्षिण से उत्तर में, तो आपको याद रखना है सबसे पहले उत्तर में हड़प्पा, उसके बाद मोहनजोदारो, उसके बाद चन्हूदारो। तो ऐसे क्रम में भी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का कोई हद नहीं होता है, कैसे भी बनाया जा सकता है। मोहनजोदारो ये सिंध में, सिंध जो प्रांत है, लाड़काना जिला पड़ेगा, वहाँ पे है और ये सिंधु नदी के तट पे है। इसके खोजकर्ता राखलदास बनर्जी 1922 में खोजे थे। और देखिएगा कि ये आपका मोहनजोदारो हो गया। मोहनजोदारो का मतलब होता है मृतकों का टीला। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि मोहनजोदारो का मतलब क्या हो जाएगा, तो मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा हड्डी कंकाल ये सब मिला है, इसीलिए इसे मोहनजोदारो मृतकों का टीला इसका नाम पड़ा है। तो ये हो गया। अब यहाँ से क्या क्या वस्तु मिला है, तो बृहत स्नानागार। अब यहाँ पे देखिए कि बृहत स्नानागार जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा कोई कलाकारी किया हुआ स्थल मिला है। तो ये आप याद रखेगा कि बृहत स्नानागार कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदारो से मिला है। तो स्नान कीजिएगा तो उसके बाद किसका पूजा कीजिएगा, तो मातृ देवी की मूर्ति यहाँ पे मिला है। ये याद रखेगा कि मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी यानी कि जो मातृभूमि के पूजा किया जाता है उसका मूर्ति मिला है। नर्तकी का मूर्ति मिला है त्रिभंगा स्टाइल में। तो जो नर्तकी का मूर्ति मिला त्रिभंगा स्टाइल का मतलब क्या होगा कि देखिए छोटा जो बच्चा होता है लोग, एक हाथ ऐसे सर पे ले जाता है लोग और एक हाथ ऐसे कमर पे ले जाता है लोग, उसके बाद डांस करता है लोग, उसी को त्रिभंगा बोला जाता है। तो ये आप याद रखेगा। और ये जो था ये कांसा का मूर्ति से बना हुआ है, मतलब कांसा का मेटल से बना हुआ है ये मूर्ति, तो ये आप याद रखेगा। उसके बाद देखिए तांबे का ढेर मिला है। तो तांबे का बहुत सारा जो तार और होता है या कटा फटा होता है तो जो फेंक दिया जाता है, तो उसका एक ढेर मिला है। जैसे अभी कबाड़ी में देखिएगा कि बहुत सारा लोहा टीना फेंका जाता है, तो वैसे ही तांबा का एक ढेर मिला है। तो ये याद रखेगा, तांबा का ढेर मोहनजोदारो से। मिट्टी की तराजू मिला है। तो ये याद रखेगा मिट्टी का तराजू कहाँ से मिला है, मोहनजोदारो से मिला है।
उसके बाद मुद्रा पे पशुनाथ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। देखिए कि मुद्रा पे पशुनाथ का मूर्ति मिला है, तो जो वर्तमान में हम लोग शंकर भगवान के मानते हैं लोग, तो ये कॉन्सेप्ट वहीं से आता है। पशुनाथ जो है ये पशुओं के देवता हैं जो पशुओं की रक्षा करते हैं। और देखिए कि शंकर भगवान का जो शिव जो देवता हैं उनका भी मेन काम क्या है, क्रिएशन करना, और पशु पक्षी के ही वो देवता हैं। तो ये सब आपको याद रखना है कि शंकर भगवान का कंसेप्ट, ये जो आज के वर्तमान शिव बोले जाते हैं, तो वो उस समय पशुनाथ के नाम से जाने जाते थे, या वहीं से लिंक करके अभी देखा जाता है। उसके बाद देखिए पुरोहित की मूर्ति मिला है। पुरोहित मतलब कि जो अभी पंडित जी होते हैं लोग, पूजा अर्चना ये सब कराते हैं लोग, तो उस समय पुरोहित बोला जाता था। संस्कृत में पुरोहित ही बोला जाता है। और देखिए कि पुरोहित की मूर्ति मिला है। उसके बाद कुंभगारों के 6 भाटे मिले हैं। कुंभगार यानी कि कभी आप देखे होंगे मिट्टी से जो बनाया जाता है खिलौना, तो वो कुंभगार ही बनाते हैं लोग। तो उन लोगों का 6 भाटा मिला है। और ये कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदारो से मिला है। सूती कपड़ा का साक्ष्य मिला है मोहनजोदारो से। गीली मिट्टी के दिए मिले हैं। तो देखिएगा कि अभी भी पूजा अर्चना होता है तो गिल्ली मिट्टी से दिया बना के और पूजा अर्चना किया जाता है। तो उस समय भी गिल्ली मिट्टी से दिया बना के पूजा अर्चना किया जाता होगा। तो गिल्ली मिट्टी का दिया कहाँ से मिला है, मोहनजोदारो से मिला है। एक सींग वाला गेंडा मिला है। तो ये याद रखिएगा कि एक सींग वाला गेंडा कहाँ से मिला है, तो ये मोहनजोदारो से मिला है। एक सींग गेंडा ये पशु मिला है, तो ये याद रखिएगा। सबसे बड़ा ईंट भी मोहनजोदारो से मिला है। और हाथी का सर या दांत, सर और दांत दोनों मिला है यहाँ से, तो ये आपको याद रखना है। तो इतना चीज़ मोहनजोदारो से। बृहत स्नानागार, मातृ देवी की मूर्ति, नर्तकी जो कांच की बनी हुई है, तांबे का ढेर, मिट्टी की तराजू, मुद्रा पे पशुनाथ का अंकित पुरोहित की मूर्ति, कुंभगारों के 6 भट्ठे मिले हैं, सूती कपड़ा का साक्ष्य मिला है, गिल्ली मिट्टी के दिए मिले हैं, एक सींग वाला पशु मिला है, सबसे बड़ी ईंट, हाथी का सर और दांत मिला है। वो कपाल देता है तो कपाल सर को ही बोला जाता है। तो ये आपको इतना याद करना है मोहनजोदारो से। और 14 पेटिका कब्रिस्तान और अन्ना भंडार, श्रमिक आवास, उर्वरता की देवी, उसके बाद स्वास्तिक चक्री, ये सब। तो ये तो आसान है कि सौदा जहाँ जब होगा तो कब्रिस्तान भी होगा, जब शव है तो कब्र में उसको ले जाने के लिए होगा। अन्ना भंडार है तो शहर है तो श्रमिक भी आएगा लोग। तो इसे थोड़ा सा आपको लिंक करके पढ़ना है और ट्रिक से नहीं पढ़ना है। सबसे पहली का बात, ट्रिक से पढ़िएगा आप भूल जाइएगा। अब जब बीपीएससी ये सब की तैयारी कर रहे हैं तो कंसेप्ट समझना जरूरी है, ना कि आपको ट्रिक करके राटा मारना है। कितना राटा नहीं मार पाइएगा इतना चीज़। वही पुलिस का ये सब का तैयारी करना होता तो राटा चलता है, ट्रिक चलता है। लेकिन जब बीपीएससी, यूपीएससी, पीसीएस का जहाँ पे तैयारी का बात आएगा तो वो ऐसे पढ़ना है कि ताकि हम पढ़ा सकें। तो पढ़ाने लायक एकदम पढ़ना है, डीप में जाके पढ़ना है और समझ के कंसेप्ट क्लियर करना है। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे चन्हू-दरो। ये सिंध में पड़ेगा और सिंधु नदी के ये तट पे था। चन्हू-दरो आप देखिएगा कि यहाँ पे है, तो ये आप याद रखिएगा। और सिंधु नदी के तट पे इसके खोजकर्ता कौन है, तो अर्नेस्ट मैक है। तो ये याद रखना है कि सिंधु जो चन्हू-दरो के खोजकर्ता अर्नेस्ट मैक है। और देखिए कि यहाँ से क्या मिला है, तो अलंकृत हाथी मिला है। शादी ब्याह में देखे होंगे जब हाथी जाता होगा तो उसको सजा के ले जाया जाता है, तो वैसे ही यहाँ पे अलंकृत हाथी। वक्राकार ईंट मिला है। तो आप कभी ना कभी पाया हुआ में देखे होंगे कि ईंट तो ऐसे होता है, लेकिन कभी कभी देखिएगा कि ईंट को ऐसे भी वक्राकार में भी बनाया जाता है। तो यहाँ से वक्राकार ईंट मिला है। उसके बाद देखिएगा कि कंघा मिला है, लिपस्टिक मिला है, काजल मिला है, पाउडर मिला है। तो यहाँ से समझना है चन्हू-दरो से जितना कोई स्त्री है लोग, जितने सजने समझने के लिए जो काम में आता है, लिपस्टिक, कंघा, तराजू, आईना, पाउडर, ये सब यहाँ से मिला है। बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते का साक्ष्य, उसका पंजा का साक्ष्य मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें का। सबसे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है पूछा जा चुका है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो ये आपको याद रखना है कि चन्हू-दरो से मिला है। चन्हू-दरो कहाँ पड़ेगा, तो पाकिस्तान में पड़ेगा, सिंधु नदी के तट पे। इसके बाद देखेंगे लोथल। ये जो लोथल है ये गुजरात में है और भोगवा नदी के तट पे है, यहाँ पे है लोथल। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोथल किस नदी के तट पे था, भोगवा नदी। इसके खोजकर्ता कौन है, तो रंगनाथ राव हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि लोथल एक बंदरगाह है, तो यहाँ से बंदरगाह का
और बंदरगाह को गोदीबारा भी बोला जाता है, तो ये याद रखिएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा था बीपीएससी में कि गोदीबारा कहाँ से मिला है। अब बहुत आदमी राटा मार के गया था लोग कि बंदरगाह लोथल में है, लेकिन गोदीबारा का मतलब है समझ में नहीं आया और गलत करके आ गया लोग। बाद में जब समझा लो कि गोदीबारा का मतलब बंदरगाह होगा तो बहुत अफसोस आया होगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें का इजी क्वेश्चन ये है। तो देखिएगा कि ये आप गोदीबारा भी याद रखिएगा कि बंदरगाह बोला जाता है, और हड़प्पा का गोदीबारा कहाँ था, तो लोथल में था। धान की भूसी प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से याद रखिएगा कि चावल का खेती यहाँ पे नहीं होता था, जौ का खेती सबसे ज़्यादा होता था। और चावल यानी कि धान की, अगर धान की भूसी मिला है, इसका मतलब कि विदेशी कोई आया होगा तो धान लेके आया होगा, तो वहाँ से इसका मिला है। फारस का मुहर मिला है, फारस। तो जो ईरान वर्तमान में देश है, तो ईरान को ही फारस के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ के जो व्यापारी आए होंगे तो वहाँ का मुहर प्राप्त हुआ है यहाँ, तो ये आप याद रखिएगा। 3 युगल समाधियाँ मिला है। युगल समाधियाँ यानी कि स्त्री पुरुष को युगल बोला जाता है, तो 3 मिला है युगल समाधियाँ। इसका मतलब कि कोई भाग रहा होगा, उसे पकड़ के दफना दिया होगा लोग, तो ये ऐसे याद कीजिएगा तो याद रहेगा। क्योंकि यहाँ से देखिएगा कि बंदरगाह है तो दूसरे देश में भाग रहा होगा, तो ये आपको याद रखना है कि 3 युगल समाधि कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। तांबे का कुत्ता मिला है और घोड़े का अवशेष मिला है। देखिए कि हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा शेर नहीं पाया गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्योंकि विदेशी से संपर्क है, यहाँ पे बंदरगाह था तो विदेशी आता होगा लोग व्यापार करने, तो हो सकता है कि घोड़ा चावल लेके आया होगा लोग। दिशा मापक यंत्र, तो दिशा मापक यंत्र भी जो आदमी यात्रा करता है वही रखता है। तो जो समुद्री यात्रा से आया होगा लोग तो दिशा मापक यंत्र लेके आया होगा लोग। तो दिशा मापक यंत्र, घोड़े का अवशेष, उसके बाद धान की भूसी, ये सब थोड़ा लिंक करके पढ़िएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि कालीबंगा, कालीबंगा जो स्थल है ये राजस्थान में है। यहाँ पे देखिए राजस्थान का ये क्षेत्र, ये हनुमानगढ़ जिला में पड़ता है, और ये देखिए कि घग्गर नदी के तट पे था। कालीबंगा, इसका मतलब क्या होता है, काली चूड़ी होता है, काली चूड़ी। तो काली चूड़ी को बोला जाता है कालीबंगा। तो यहाँ पे जानते हैं कि चूड़ी का साक्ष्य जरूर मिला होगा, और सिर्फ काली चूड़ी ही नहीं मिला है, काली चूड़ी ज़्यादा मिला है, इसीलिए इसका कालीबंगा नाम रख दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए कि 7 अग्निकुंड वेदिकाएँ मिला है। तो अग्निकुंड वेदिकाएँ का मतलब क्या होता है, जिसपे देखते होंगे कि शादी ब्याह में या कहीं पे अग्नि का एक बनाया जाता है चूल्हा टाइप का, उसमें तो ये अग्निकुंड बनाया गया होगा, हो सकता है चूड़ी बनाने के लिए, यहाँ पे चूड़ी का कारखाना था। उसके बाद देखिए कि जूते हुए खेत मिले हैं यहाँ पे, और कांच और मिट्टी का चूड़ियाँ मिला है। तो चूड़ी यहाँ पे तो मिला ही है। तो ये देखिए कि काली चूड़ी यानी कालीबंगा काली चूड़ी, लाल और थापड़ यानी कि लाल थाप थाप के बनाया होगा, तो थोड़ा सा इसे लिंक करके पढ़ना है। इसके बाद देखिए कि सूती कपड़े का छाप मिला है। तो देखिए कि सबसे पहले सूती वस्त्र का उपयोग हड़प्पा सभ्यता में ही स्टार्ट हुआ था। तो सूती कपड़ा के खोजकर्ता कौन है, तो हड़प्पा सभ्यता ही है, तो ये याद रखना है। और कालीबंगा से सूती कपड़े का छाप मिला है। बेलनाकार मुहर मिला है, तो बेलनाकार आकार में यहाँ से मुहर प्राप्त हुआ है। प्रतीकात्मक समाधियाँ मिला है। तो समाधि जैसे कि अभी बनाया जाता होगा, बनाया जाता है ना, ऐसे समाधि 4 ऐसे खंड रहता है, तो उसी प्रकार उस समय बनाया गया होगा, तो वही मिला है। मिट्टी के खिलौना मिला है। तो मिट्टी का खिलौना यहाँ से भी प्राप्त हुआ है। बनावली देखिएगा कि जो ये बनावली है, इसका नाम बनावली है, लेकिन कोई भी चीज़ यहाँ पे पूरी तरीक़ा से बना हुआ नहीं है, टूटा फूटा यहाँ पे बहुत सारा मिला है। नाली जो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में था, अभी इसके बारे में हम और विस्तार में समझेंगे लोग, अभी तो एक बार और लिखना पड़ेगा, उसके बाद ये ख़त्म होगा, तो वहाँ पे समझ में आएगा कि जो नाली जिसे शहर हुआ करता था तो नाली बना हुआ था, तो यहाँ से टूटा फूटा सब मिला है। तो ये याद रखना है कि बनावली हिसार डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ेगा, तो हरियाणा में पड़ेगा। सरस्वती नदी के ये तट पे था, ये आपका हरियाणा रहा। और देखिए कि R.N. बिस्ट के द्वारा ये खोजा गया है। यहाँ से टेराकोटा मिला है, यानी कि मिट्टी का खिलौना मिला है। टेराकोटा मतलब होता है मिट्टी का खिलौना। जौ मिला है, तांबे के भंडार मिला है, सोना मिला है, नीलमणि मिला है, तो ये सब मिला है। पत्थर का वहाँ पे आभूषण भी मिला है, तो ये याद रखिएगा। राखी गढ़ी, ये भी हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, ये भी घग्गर नदी के तट पे है। अब यहाँ पे देखिए कि इसके खोज करता है अमरनाथ घोष या अमरेंद्रनाथ घोष, उन्हीं को बोला जाता है। और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा ये भारत में स्थल है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूरे हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आपको बताना है राखी गढ़ी, और ये हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। और
अमेंद्रनाथ घोष के द्वारा खोजा गया था घगर नदी के तट पे। तो ये आपको याद रखना है। और ताम्र उपकरण मिला है, यानी कि तांबा से बनाया हुआ उपकरण यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके बाद देखिए कि सुरकोटदा, ये आपका कच्छ में पड़ेगा जो गुजरात है। तो ये आपका सुरकोटदा हो गया। और देखिए सुरकोटदा का जो ये है यहाँ पे होगा। तो सुरकोटदा भी ये छोटा सा बंदरगाह हुआ करता था, लोथल के सपोर्ट के लिए बनाया गया होगा। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। सरस्वती नदी के तट पे। और यहाँ पे देखिएगा कि तराजू, कलश, घोड़े की अस्थियाँ, ये सब प्राप्त हुआ है। तो तराजू प्राप्त हुआ है, कलश, सौदा भी यहाँ से मिला है, और घोड़े की अस्थियाँ यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो एक चीज़ समझिए कि सुरकोटदा भी क्या है, जैसे कि आपका लोथल बंदरगाह है, ये भी बंदरगाह है, लेकिन उससे छोटा बंदरगाह है, उतना फेमस नहीं है। तो ये सुरकोटदा से घोड़े का अस्थियाँ और लोथल से भी घोड़े का अस्थि मिला है। विशेष प्रकार के कब्र भी यहाँ पे मिले हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए कि धौलीवीरा, ये भी आपका कहाँ पड़ेगा, गुजरात में पड़ेगा, अहमदाबाद में। तो धौलीवीरा कहिए या धौलीगिरा कहिए, धौलावीरा। तो ये याद रखिएगा कि धौलावीरा गुजरात में है, अहमदाबाद में। जेपी जोशी के द्वारा खोजा गया है। और यहाँ पे देखिएगा कि नगर 3 भागों में बटा हुआ था। पूरे हड़प्पा सभ्यता का जितना शहर है 2 भागों में बटा होता था। एक भाग ऊंची शहर बोला जाता था, एक निचली शहर, जिसमें ऊंचली जो शहर होता था उसमें धनी व्यक्ति रहता था लोग, और निचली शहर में कामगार रहता था लोग, ये व्यापारी रहता होगा लोग। तो ये देखिएगा कि लेकिन यहाँ पे आपको जो मिलेगा धौलावीरा में 3 भागों में शहर मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है। एकमात्र हड़प्पा सभ्यता खेल का मैदान मिला है। तो खेल का मैदान भी एकमात्र जो हड़प्पा सभ्यता में मिला है वो कहाँ से मिला है, तो धौलीवीरा से मिला है। तो ये आप याद रखिएगा। ये आपका दोनों जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए कि रंगपुर ये अहमदाबाद हो जाएगा, और भादर नदी के तट पे था। तो रंगपुर कहाँ पे है, अहमदाबाद में है। और किस नदी के तट पे, तो भादर नदी। लोथल किस नदी के तट पे है, तो भोगवा नदी। S.N. राव के द्वारा ये खोजा गया है। तो याद रखिएगा S.N. राव। धान की भूसी प्राप्त हुआ है, ज्वार और बाजरा प्राप्त हुआ है। तो धान की भूसी, ज्वार, बाजरा ये सब प्राप्त हुआ है यहाँ से। रोपड़ देखिएगा, रोपड़ आपका पंजाब में पड़ेगा, ये आपका पंजाब रहा, और यहाँ पे रोपड़ है। यहाँ रोपड़ देखिएगा कि आपका सतलज नदी के तट पे है, और यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया स्थल है ये। और तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ है। तो तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो रोपड़ से प्राप्त हुआ है। तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे लोग जो एग्जाम पॉइंट से संबंधित है, यानी कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा यह क्वेश्चन पूछा जाता है। जितना इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट करके हम पढ़ाते हैं ताकि आसानी हो आपको। अब एक चीज़ समझिए कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ा नगर हड़प्पा सभ्यता का, सबसे बड़ा नगर हड़प्पा सभ्यता का कौन था। तो एक तो पूरे हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। तो पूरे हड़प्पा सभ्यता में देखिएगा कि आपका राखीगढ़ी जो है ये सबसे बड़ा है। और राखीगढ़ी किस राज्य में है, तो ये आपका देखिएगा कि हरियाणा में पड़ेगा। तो ये आप याद रखिएगा, हरियाणा यहाँ पे है। राखीगढ़ी पूरे हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल है क्षेत्रफल के हिसाब से। वहीं पे अगर भारत के बाहर देखा जाए कि भारत के बाहर सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आपका मोहनजोदारो हो जाएगा। और मोहनजोदारो का मतलब जानते ही हैं, मृतकों का टीला होता है। इसके बाद देखिए कि सबसे ज़्यादा खोजा गया स्थल, तो गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा स्थल खोजा गया है आज़ादी के बाद। तो ये आप याद रखिएगा। नगर कैसा था, तो नगर थोड़ा सा समझते हैं, ये आपका समझने वाला क्वेश्चन है। नगर ग्रिड पद्धति में था। अब एक चीज़ समझिए कि जैसे कि हम लोग का मान लीजिए कि ये एक मेन रोड है, ठीक है, ये आपका मेन रोड है। अब आगे जाके चौहदी पे ये काट रहा है, फिर यहाँ से जो था ऐसे, फिर यहाँ से एक रोड निकलता था और ये आगे जाके कहीं पे काटता होगा, फिर ऐसे मुड़ गया यहाँ पे, फिर ऐसे चलता था, और फिर बीच में ऐसे एक रास्ता, मान लीजिए कि रोड एक दूसरे को काट रहा है लोग। अब जो शहर था ऐसे ही ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। इसका महत्व क्या है, तो एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे अगर ये रोड है तो यहाँ पे घर हुआ करता था। अब घर का जो मेन दरवाज़ा है, मेन दरवाज़ा पीछे खुलता था, मेन दरवाज़ा पीछे खुलता था। अभी भी कहीं कहीं पे गांव में जाइएगा तो जो मेन दरवाज़ा है पीछे एक गली होता था 3-4 मीटर का या 2-3 मीटर का, और ये एक मेन रास्ता होता था। तो इधर एक खिड़की हुआ करता था या छोटा छोटा दरवाज़ा, लेकिन मेन दरवाज़ा घर के पीछे खुलता था। अब ग्रिड पद्धति ऐसे था, तो यहाँ पे नाली हुआ करता था, हर घर में एक कुआं हुआ करता था।
स्नानागार हुआ करता था, और उस स्नानागार से लिंक करके मेन जो चौराहा हुआ करता था वहाँ पे एक नाली होता था, और ये नाली जाके हर कुछ मीटर के बाद 12 मीटर 13 मीटर के बाद एक छननी टाइप का ऐसे बनाया जाता था, जिसमें जो कूड़ा करकट होता था वो ऊपर रह जाता था, पानी उस नाले के अंदर चला जाता था। ऐसे क्या होता था कि जब नाला का जो पानी है नदी या किसी नहर में जाकर मिलता था, उससे पहले वह स्वच्छ हुआ करता था। तो आज के जो हम लोग का शहर देखिएगा इतना शुद्ध इतना तरीका से नहीं बनाया गया है जितना उस समय बनाया गया था। और जो ये नाली हुआ करता था उसके ऊपर लकड़ी का पटरा टाइप का या ईटा से उसको नाली को तोपा जाता था, यानी कि उस पर प्लास्टर कर दिया, अभी प्लास्टर कर दिया जाता है, वैसे ही उसे ढक दिया जाता था। और नाली का हमेशा इसका मतलब कि हमेशा जांच पड़ताल होता होगा, उसको साफ सफाई किया जाता होगा। तो इस प्रकार में ये आपका पूछेगा कि नगर योजना कैसा था, तो ग्रिड पद्धति में था। इसके बाद देखिए कि जो ईंट हुआ करता था, ईंट का अनुपात कितना होगा। तो एक तो आपको समझना है कि ईंट उस समय का पक्की ईंट हुआ करता था। अब इसी से समझिए ये 5000 BC यानी कि 5000 साल पहले का ये नगर है, और अभी से 100 वर्ष पहले या 200 वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा जब रेल पटरी लाइन बिछाया जा रहा था तो उसमें से ईंटा निकाल के उस रेल पटरी के नीचे बिछाया गया। तो इसका मतलब कि ये ईंटा कितना उत्कृष्ट किस्म का होगा। अभी तो जो ईंटा बन रहा है 100 साल भी टिक जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, 50-60 साल ज़्यादा से ज़्यादा टिक रहा है या 100 साल ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो 5000 साल तक ईंटा सड़ा नहीं था, इसी के कारण रेल पटरी के नीचे लगाया गया। तो वो ईंटा कितना अच्छा तरीका से बनाया गया होगा। और ईंट का जो साइज़ था आपका 4:2 और 1:1, जैसे कि ईंट ऐसे होता है, ईंट ऐसे होता है। तो ये मान लीजिए कि इसका थोड़ा और लंबाई बना देते हैं ताकि आपको ईंट की तरह लगे। तो ये इसका लंबाई हो गया, ठीक है। तो लंबाई कितना होता था, तो मान लीजिए कि 4 इंच का लंबाई है, तो इसका जो ऊंचाई है वो 2 और इसका मोटाई जो है वो 1 इंच। तो इस अगर बदलेंगे लोग तो इस अनुपात में हुआ करता था, 4:2:1 के अनुपात में। तो ये आपको याद रखना है। अभी जो ईंट देखिएगा तो वो आपको समझ में आ जाएगा, एक लंबाई होता है और फिर एक उसका ऊंचाई होता है, एक उसका चौड़ाई होता है। इसके बाद देखिएगा कि दरवाज़ा घर के पीछे खुलता था, लेकिन अपवाद लोथल है। लोथल एक शहरी था और बंदरगाह था, और वहाँ विदेशी व्यापारी आता होगा लोग। तो यहाँ का दरवाज़ा जो है ये आपका शहर के मेन दरवाज़ा शहर के किनारे ही खुलता था, शहर के साइड में। नगर 2 खंडों में विभाजित था, लेकिन अपवाद में देखिएगा कि धौलावीरा 3 खंडों में विभाजित था। जैसे कि नगर जो हुआ करता था एक ऊंचली नगर हुआ करता था, और इसमें ज़्यादा चांस है कि धनी व्यक्ति रहता होगा लोग। एक नीचे वाला नगर था जहाँ पे व्यापारी या कोई आम आदमी रहता होगा लोग, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो यहाँ तक तो हम लोग देखे हैं लोग। अभी इसमें और है तो इसको मिटा के उसके बाद वो लिख के पढ़ाते हैं। तो चलिए आगे देखा जाए। तो देखिएगा कि जो इसमें इम्पोर्टेंट है सिंधु सभ्यता का परिचय और किससे परिचय नहीं था लोग। उसके बाद इसका पतन यानी कि सिंधु सभ्यता ख़त्म कैसे होता है, डिस्ट्रॉय कैसे होता है, और उसके बाद विदेशी व्यापार जहाँ से करता था लोग, ये सब इसमें देख लिया जाए। तो देखिए कि 4 प्रजातियाँ सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है लोग। प्रजाति का मतलब क्या होता है कि जैसे कि देखिए कि एक पूरा उसका पीढ़ी है, घर पूरे उसके घर में जितने परिवार हैं सभी का घुंघराला बाल है। किसी का देखिए कि उन लोगों का चेहरा जो है थोड़ा सा पीला टाइप का है, और देखिए कि किसी का नाक जो है पूरे घर का ही उन लोगों का चपटा टाइप का है, किसी का बड़ा नाक है। तो ये प्रजाति होता है, जिसे प्रजाति के आधार पर उसका कुछ ना कुछ डिफरेंट आ जाता है और जेनेटिक होता है। तो देखिए कि ऐसे 13-14 प्रजाति पूरा वर्ल्ड में मिलता है लोग। तो इसमें देखिए कि सिंधु सभ्यता में 4 प्रजाति का अभी तक साक्ष्य मिला है। एक आपका भूमध्य सागरीय प्रजाति, और एक प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति, और एक अल्पाइन, और एक मंगोलियाड। तो ये 4 प्रजाति आपको मिलेगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत विस्तार से इसके बारे में देखेंगे लोग कि किस प्रजाति में, जैसे कि प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति देखिएगा कि इन लोगों का हाइट ज़्यादा रहेगा, और ये जो गोरा रहता है लोग ये सफ़ेद टाइप का गोरा होता है लोग। और वहीं पे देखिएगा कि आपका ब्रिटेन वाला जो गोरा होता है लोग वो पीला टाइप का होता है लोग। और भारत में जो गोरा होता है लोग ये कुछ अलग होता है। तो कुछ ना कुछ कलर में भी डिफरेंट होता है। उसके बाद नाक देखिएगा तो नाक भी अलग अलग रहता है, हाइट भी अलग रहेगा, तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंट रहता है।
तो ये देखिए कि ये 4 प्रजाति भूमध्यसागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, अल्पाइन और मंगोलियाड, ये आपका 4 प्रजाति याद रखिएगा। चन्हू दर्रों में दुर्ग नहीं मिला है, तो ये आपको याद रखना है कि जो चन्हू दर्रों स्थल है वहां पे दुर्ग अभी तक उसका साक्ष्य नहीं मिला है। दुर्ग का मतलब क्या है कि जैसे कि चारों तरफ से ऊंचाई पे एक किलाबंदी कर दिया जाता था ताकि बाहरी कोई जानवर ना आए, उससे सुरक्षा के लिए। और उसके बाद देखिएगा कि स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनता था लोग, तो ये आपको ध्यान देने वाला बात है। अभी देखिएगा कि पुरुष तो पहनता है लोग, लेकिन उतना नहीं पहनता है लोग, आपको बहुत कम मिलेगा लोग। लेकिन उस समय पुरुष और स्त्री दोनों आभूषण पहनता था लोग, उसमें कोई भिन्नता नहीं था। आज अगर कोई पुरुष कानबाली नाक में का ये पहन ले तो उसको समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन उस समय क्या था कि सभी बराबर था लोग, तो दोनों का दोनों आभूषण ये सब पहनता था लोग। आप रामायण देखिएगा तो वहां से ये आपको देखने को मिलेगा कि उस समय का सभी व्यक्ति आभूषण पहनता था, स्त्री हो या पुरुष हो। हड़प्पाइन लिपि अगर देखिएगा तो जिससे कि हम लोग का हिंदी का लिपि है 52, वैसे इन लोगों का लिपि जो है ये 64 मूल लिपि यानी कि चिन्ह हुआ करता था, तो 64 लिपि में मूल में बांटा गया है। और लिपि जो होता था चित्रात्मक होता था, यानी पिक्टोग्राफी, तो चित्र बना के उसको समझाया जाता था। और देखिए कि ये दाईं से बाईं इसका लिखावट था, तो ये भी हम लोग को याद रखना है कि ये किस प्रकार था, तो दाईं से बाईं था। विश्व की सबसे पुरानी अगर लिपि का बात किया जाए पूरे वर्ल्ड में, तो किलाक्षर लिपि आता है जो सुमेर की सभ्यता में था। तो ये याद रखिएगा कि सुमेरियन लिपि कभी कभी बोला जाता है बोलचाल के भाषा में, तो सुमेरियन लिपि को ही किलाक्षर लिपि बोला जाता है। लिपि मतलब कि जो हम लोग लिखावट करते हैं लोग, जिसे आप इंग्लिश में लिखिएगा तो उसे रोमन लिपि में बोला जाता है। हिंदी को किस में बोला जाता है ये आप बताइए। अब देखिए कि सूती और ऊनी दोनों वस्त्र यहाँ पे था, तो देखिए कि पूरी अगर देखा जाए कि भारतीय इतिहास में सबसे पहले सूती कपड़ा का उपयोग आपको हड़प्पा सभ्यता में ही देखने को मिलता है, और हड़प्पा सभ्यता का ही देन है। तो सूती और ऊनी दोनों वस्त्र यहाँ पे होता था। अगर जानकारी का बात किया जाए कि इन लोगों को क्या क्या जानकारी था, तो गणित का जानकारी था, धातु का जानकारी था, तो उसके बाद निर्माण कार्य का जानकारी था, बिल्डिंग ये सब बनाया जाता था, तो निर्माण जो निर्माण कला है तो वो भी जानकारी था। मापतल भी था, तो अब देखिए व्यापारिक ये सभ्यता है तो मापतल तो रहेगा ही रहेगा। साथ में देखिए कि मापतल प्रणाली था। उसके बाद ग्रह नक्षत्र ये भी उस समय था, जो हम लोग अभी देखते हैं लोग कि ये मिथुन ग्रह है, वृषभ ग्रह है, तो उस समय भी ग्रह और नक्षत्र समाज में था। उसके बाद देखिए कि मौसम विज्ञान की उन लोगों को जानकारी थी, तो मौसम विज्ञान तंत्र का भी ये उपयोग करता था लोग, तो मौसम विज्ञान का भी जानकारी हुआ करता था। इसके बाद देखिए कि मोहनजोदारो का जनतंत्रात्मक ये सत्ता माना गया है, और ये किसके द्वारा बताया गया है, तो हंटर के अनुसार ये जनतंत्रात्मक था, यानी कि जनता के द्वारा यहाँ पे सत्ता चुना जाता था। उसके बाद देखिए कि पूजा अगर देखिएगा तो ईश्वर में विश्वास करता था लोग। सबसे ज्यादा वृक्ष पेड़ पौधा प्राकृतिक का यानी पूजा किया जाता था, तो ईश्वर वृक्ष पशु का भी पूजा होता था, प्राकृतिक का पूजा होता था, और लिंग का। और लिंग में देखिएगा कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का पूजा का साक्ष्य मिला है। अभी देखिएगा कि सिर्फ पुल्लिंग का ही पूजा होता है, यानी कि शंकर भगवान का जो लिंग है उसी का पूजा होता है। अपवाद छोड़ दिए जाए, कर्नाटक में एक स्त्रीलिंग का मिलता है, बाकी सभी जगह पुल्लिंग का ही होता है। बलि प्रथा का साक्ष्य मिला है, तो बलि प्रथा शुरू से ही चलते आ रहा है, पशु का बलि देना अपने जो इष्ट देव हैं या जो भी देवता हैं उनको खुश करने के लिए। पुनः जन्म में यहाँ पे विश्वास देखने को मिलता है, यानी कि इन लोगों का मानना था कि पुनः जन्म होता है। इसीलिए देखिए कि जहाँ पे भी कब्र मिला है साथ में थाली मिला है, उसके बाद जो वो लोग खाता था लोग वो वस्तु वहाँ पे रखा जाता था। आज भी देखिएगा कि जो आदमी को जमीन के अंदर दफनाया जाता है तो उसके साथ में बहुत चीज रखा जाता है, और मृत्यु होने के बाद जो काम क्रिया होता है उसमें भी दिया जाता है। तो ये विश्वास शुरू से ही चलते आ रहा है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो एक उन्नत जल प्रबंधन तंत्र था, यानी कि जल का जो निकासी था, वर्षा का हो या सामान्य जल का, उसके लिए भी एक नाली बनाया गया था। हम लोग इसके पहले समझे भी थे लोग कि ग्रिड पद्धति में होता था, और ये जैसे कि मान लीजिए कि ये अगर सड़क है तो इसके किनारे एक नाली हुआ करता था, और हर 10-12 मीटर पे एक ढक्कन हुआ करता था, और इसको ईंट से ऊपर से जुड़ैया कर दिया जाता था ताकि उसमें कूड़ा करकट ना जाए, और हर 10 मीटर के बाद उसमें छननी होता था, जो पानी आता था उसमें छना के फिर जाता था।
और जो चौहद्दी होता था मेन, तो उस ब्रांच में जाकर वो सभी पानी गिरता था और वहां से नली या नाला में जाता था। तो उत्कृष्ट तरीका का यहाँ पे जल प्रबंधन देखने को मिलता है, जो कि आधुनिक जो पूरा विश्व है वहां पे भी ऐसे तरीका नहीं देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया। अभी भी देखिए कि अपने आसपास में तो ऐसा तरीका आपको जल प्रबंधन का नहीं मिलेगा। और देखिए कि यहाँ पे सभी जो जल तंत्र है ये आपका पक्की ईंट होता था, उससे उसको ऊपर से चुनवा दिया जाता था। लेकिन एक धौलावीरा जो स्थल है जो गुजरात में है, यहाँ पे लकड़ी का उसका ढक्कन मिला है, यानी कि ऊपर का जो है लकड़ी का बनाया गया था। मेसोपोटामिया के लोग सिंधु सभ्यता के लोग को मेलुहा के नाम से जानता था लोग। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी में कि मेलुहा किसे बोला जाता था मेसोपोटामिया के द्वारा, तो ये मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा, तो ये आपका सिंधु सभ्यता हो जाएगा। कुबर वाला जो पशु होता था ये सबसे पवित्र माना जाता था। तो आज भी देखिएगा कि कुबर वाला जो गाय आता है लोग गाँवों में, तो उसको सबसे पवित्र माना जाता है, सबसे पवित्र नहीं। और देखिए कि जो ये रहते हैं तो दान पुण्य करते हैं लोग, तो ये कुबर वाला पशु यहाँ पे सबसे पवित्र माना जाता था। अगर हम आपसे बोले कि अच्छा चलिए ये देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता में परिचय वो किस किस से था लोग और किस किस से परिचित नहीं था लोग। तो देखिए कि जो परिचित था लोग पर्दा प्रथा से, आज भी देखिए कि पर्दा प्रथा चलता है। जो गांव के जो महिलाएं होते हैं लोग घूंघट डाल के रखता है लोग। उसके बाद एक मान्यता है कि कमाने का काम मर्द का और जो घर परिवार देखने का काम है स्त्री का काम है। तो पर्दा प्रथा वहाँ पे देखने को मिलता है। साथ में वेश्यावृत्ति देखने को मिलता है। तो देखिए कि वेश्यावृत्ति तो लगभग हर समाज में देखने को मिलता ही मिलता है। उसके बाद देखिए कि सती प्रथा, ये आपका लोथल में आंशिक रूप से प्राप्त हुआ है। हालांकि हड़प्पा सभ्यता में सती प्रथा का साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन आंशिक रूप से लोथल से प्राप्त हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। सती प्रथा का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर किसी का पति मर गया तो साथ में जो उसकी पत्नी है वो भी दाह संस्कार कर ले उसी चिता पे, तो उसे सती प्रथा के नाम से जाना जाता था। और देखिए कि किससे वो परिचित नहीं था लोग। तो एक रागी जो है, रागी से वो अपरिचित था लोग, रागी से परिचित नहीं था लोग। तलवार से भी अपरिचित था लोग, तलवार नहीं मिला है अभी तक। तो तलवार, भाला, बर्छी सब नहीं मिला है। ईख से अपरिचित था लोग, तो ईख का उपयोग उस समय नहीं होता था। देखिए कि मीठा के लिए वो लोग शहद का उपयोग करता था लोग। लोहा से परिचित नहीं था लोग, लोहा रहता तो तलवार बनिए जाता, तो लोहा नहीं मिला है यहाँ पे। तांबा ये सब और भी धातु, सोना चांदी ये सब मिला है। शेर से ये परिचित नहीं था लोग। और घोड़ा देखिए कि आंशिक रूप से लोथल ये सब में मिला है इसका अवशेष, लेकिन ये पूरी तरीके से परिचित नहीं था लोग। उसके बाद देखिए कि मंदिर नहीं हुआ करता था, जैसे कि आज का मंदिर है और मंदिर बना के उसमें गर्भगृह बनाया जाता है, उसमें भगवान का मूर्ति रखा जाता है। उस प्रकार का मूर्ति उस समय नहीं मिला है। पूजा हालांकि अर्चना हुआ करता था, तो ये नहीं मिला है। अगर देखिए कि आखिर ये सभ्यता जब इतना विस्तार था, इतना बड़ा था, लगभग पाकिस्तान जितना बड़ा देश है उतना ये क्षेत्र में विस्तारित था, तो जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन इसका डिस्ट्रॉय हो जाता है, पतन हो जाता है। ये सभ्यता क्यों खत्म हो जाता है? तो इसका कारण देखिएगा कि बहुत सारा जो पुरातात्विक वैज्ञानिक हुए वो अपना अपना मत दिए हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस है, तो देखिए कि गॉर्डन चाइल्ड और व्हीलर के अनुसार बाह्य आक्रमण, यानी कि इन लोगों को बताया गया इनके अनुसार कि ये आता है लोग ईरान से आर्य, और आके यहाँ के स्थानीय व्यक्ति को मार के खत्म कर देता है लोग, यहाँ से भगा देता है लोग, और इस प्रकार इसका खत्म हो जाता है। जॉन मार्शल देखिएगा, जॉन मार्शल, मैक और एस.आर. राव, इनके अनुसार बाढ़ के कारण ये खत्म हो जाता है। आप देखिए कि अरब सागर के पास में ये पूरा जितना क्षेत्र है ये, तो इनका मानना था कि बाढ़ आता है और बाढ़ के कारण ये सभ्यता खत्म हो जाता है। तो जॉन मार्शल, मैक, एस.आर. राव के द्वारा बाढ़ ये बताया गया है। उसके बाद अमलानंद घोष और स्टाइनिंग, इनके द्वारा बताया गया कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये या तो खत्म हो गया लोग, मृत्यु हो गया, या ये क्षेत्र छोड़ के चला जाता है लोग। इसका भी चांस बनता है, क्योंकि देखिए कि राजस्थान का थार क्षेत्र है, तो उसके आसपास में हो सकता है कि ऐसा जलवायु परिवर्तन आया हो, ज़्यादा गर्म हो गया हो मौसम, जिसके कारण वहाँ पे रहना कंफर्टेबल ना हो और ये छोड़ के जाना पड़ गया हो। इसके बाद देखिएगा कि एस.आर. साहनी, इसके अनुसार भूतात्विक या जलवायु परिवर्तन के कारण
यहाँ के लोग यहाँ से विस्थापित हो जाता है लोग या मर जाता है लोग। इसके बाद देखिए कि जॉन मार्शल, ये भी इम्पोर्टेंट है। जॉन मार्शल के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता, यानी कि यहाँ पे देखिए कि आपको युद्ध का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, तो जो प्रशासनिक शिथिलता था, कमजोरी था प्रशासनिक, इसके कारण आपस में ही ये उलझ जाता है लोग और इसके बाद इन लोगों का खात्मा हो जाता है। KUR कनेडी, इसने बताया कि प्राकृतिक आपदा के कारण ये खत्म हुआ लोग, यहाँ पे मलेरिया जैसा बीमारी फैला और पूरे समाज को ही खत्म कर दिया। तो ये आप याद रखिएगा आर कनेडी का भी। और इसके बाद देखिए कि ये कहाँ से विदेशी व्यापार करता था लोग, तो देखिए कि तांबा जो है, तांबा धातु का व्यापार, खेतरी देखिए कि राजस्थान में पड़ेगा, आज भी तांबा वहाँ से निकलता है, तो तांबा का ये खदान है। उसके बाद बलूचिस्तान से भी ये तांबा का आदान प्रदान करता था लोग, और ओमान हो जाएगा और साथ में अफगानिस्तान हो जाएगा। तो तांबा का देखिएगा कि खेतरी, बलूचिस्तान, ओमान, अफगानिस्तान से इन लोगों का व्यापार होता था। चांदी का अगर बात किया जाए तो अफगानिस्तान हो जाएगा और ईरान हो जाएगा, यहाँ से चांदी का व्यापार होता था। और सोने का देखिए कि कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान, इन 3 जगहों से सोने का व्यापार होता था। और उसके साथ में देखिए कि शीशा आपका ईरान से मनाया जाता था, तो ये जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शीशा कहाँ से व्यापार किया जाता था, ईरान हो जाएगा। टीन अफगानिस्तान और ईरान हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि टीन कहाँ से मंगाया जाता था, तो ईरान और अफगानिस्तान। और साथ में याद रखिएगा कि गोमेद का मतलब होता है कीमती पत्थर। तो आज भी देखिएगा कि बहुत आदमी अंगूठी में कीमती पत्थर पहनता है, तो उस समय भी कीमती पत्थर का बहुत ज़्यादा उपयोग होता था। और ये आपका सौराष्ट्र ये क्षेत्र पड़ेगा, गुजरात में पड़ेगा, तो यहाँ से कीमती पत्थर मंगाया जाता था। लाजवर्थ, ये भी लाजवर्थ का मतलब क्या हो गया कि कीमती वस्तु हो गया। तो मेसोपोटामिया से इसका व्यापार होता था। तो इस प्रकार देखिए कि व्यापार यहाँ से होता था। तो यहाँ पे आके आपका सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होता है। और देखिए कि इसी को 3-4 पार्ट में बना के आदमी डाल सकता है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है कि एक टॉपिक जो है उसको ख़त्म कर देना है, चाहे एक दिन में 2 ही वीडियो आए, लेकिन उसको ख़त्म करना है, तभी जाके आपका 100 दिन में कंप्लीट सिलेबस होगा। नहीं तो अगर ऐसे इसको 4-4 भाग आधा घंटा का अगर पढ़ाएंगे तो फिर यही 4 दिन डालेंगे, तो उस प्रकार नहीं हो पाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन अगर BPSC पास करना है तो आपको समय तो देना ही होगा पढ़ाई पे। और भी कोई आपको समस्या है या कोई भी कुछ पूछना है तो आप ज़रूर कमेंट में करके पूछ सकते हैं, या सलाह भी दे सकते हैं कि और क्या बदलाव किया जा सकता है। साइंस थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि उसको कैसे पढ़ाएं कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए 50-60 दिन में। अगर ऐसे ही उठा के पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे तो नहीं होगा, कोई ना कोई प्लान बनाना होगा ताकि जल्दी से जल्दी उसको और एक भी क्वेश्चन ना छूटे। एग्जाम भी निकालना जरूरी है, ये नहीं है कि कुछ छोड़ के पढ़ सकते हैं लोग, तो एकदम कंसेप्ट में जाके समझ के पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा समय देना पड़ेगा 2-3 दिन, तो उसके बाद सभी स्टार्ट हो जाएगा। 3 वीडियो आएगा जरूर। अभी थोड़ा काम भी है, तो चलिए इसको यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।